सरकारी में आपका स्वागत है। जीएस के एक नए सेशन में मैं शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। और हमारी एक सीरीज चल रही है एंशिएंट हिस्ट्री की, है ना। एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज में आज हम लोगों को मगध के अंदर अशोक के बारे में पढ़ना है। अशोक, है ना। अशोक के पहले के जो सेशन में वो हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिए थे, है ना। क्योंकि अशोक के पहले भाई बिंदुसार आता है ना। बिंदुसार के पहले चंद्रगुप्त मौर्य था और उसके पहले नंदवंश था, घनानंद। और उसके पहले नंदवंश के पहले शिशुनाग वंश था। शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था और शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। और शिशुनाग वंश से पहले हर्यक वंश था। हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। शिशुनाग ने नागदशक को मारकर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। और उसके पहले हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी, है ना। बिंबिसार और उसका पुत्र अजातशत्रु हुआ। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र हुआ उदयन। उदयन के बाद आखिरी शासक हुआ नागदशक। नागदशक को शिशुनाग ने मारा और शिशुनाग के बाद गद्दी पर बैठा था कालाशोक, है ना। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक हुआ नागदशक। नागदशक को महापद्मनंद ने मारकर नंदवंश की स्थापना की थी। और नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ जो सिकंदर का समकालीन था, है ना। इसी के समय में सिकंदर ने आक्रमण किया और भारत में आया। पोरस से लड़ने के बाद वो चला गया और उसके बाद सेल्यूकस निकेटर को यहां छोड़ गया था। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का उसके बाद युद्ध हुआ। एप्पीरक्कायम, एक तमिल साउथ का ग्रंथ है एप्पीरक्कायम, उसमें इस सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध का वर्णन है। सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी कार्नेलिया की शादी हो गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और उसके बाद सेल्यूकस निकेटर चला गया था यूनान। उसके बाद वो यूनान से उसने अपनी बच्ची के हाल चाल लेने के लिए मेगस्थनीज को भेजा था। मेगस्थनीज यहां आकर भाई रुके और रुक करके उन्होंने इंडिका लिखी। इंडिका में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि मौर्य वंश की बात कही है और मौर्य वंश के सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है। एक सेशन हर्यक वंश में चलते हैं। हर्यक वंश से पूछा जाता है कि राजगृह की स्थापना किसने की थी, तो बिंबिसार। और राजगृह की स्थापना बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, जिसको हम लोग बोलते थे कुणिक। अजातशत्रु का दूसरा नाम था कुणिक। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा था। फिर अजातशत्रु का पुत्र हुआ उदयन, उसने अपने अजातशत्रु को मारा और उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और हर्यक वंश की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी किसने बनाया था, तो पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी शिशुनाग वंश के कालाशोक ने बनाया था, है ना। और राजधानी परिवर्तन किसने किया था, तो शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से राजधानी को वैशाली कर दिया था, है ना। एक्चुअली दो राजधानियां थी, राजगीर और पाटलिपुत्र। तो राजगीर तो राजधानी बनी ही रही थी, लेकिन पाटलिपुत्र को आपस में चेंज किया गया था। लेकिन पुनः राजधानी पाटलिपुत्र नागदशक ने लाए, है ना। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। अब इसके बाद जब मौर्य वंश की स्थापना हो गई मगध के अंदर, तो मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त था, है ना। ये तीनों एक ही नाम है। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य और दूसरा नाम विष्णुगुप्त, है ना। तो इसकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे ही गद्दी पर बैठा तो उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार, देखो दो चीज आती हैं, बिंदुसार और बिंबिसार, दोनों में कंफ्यूज मत होना। जो बिंबिसार था, बिंबिसार वो हर्यक वंश से संबंधित था, ठीक है। और जो बिंदुसार था वो मौर्य वंश से संबंधित था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो बिंदुसार था वो अशोक का पिता था और चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था। इसका मतलब कि जो चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का क्या लगता था, बाबा। हमने आपको कल चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता दिया था। अच्छा, एक क्वेश्चन इससे रिवीजन में ये छूट जाता है कि बौद्ध संगीतियां हुई थी, है ना। बौद्ध, जैन और बौद्ध के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। बौद्ध संगीतियों से क्वेश्चन आता है तो पहली बौद्ध संगीति कहां हुई थी,
राजगीर में। कौन था, किसने कराई थी, अजातशत्रु ने। और उसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। ठीक है। और दूसरी कहां हुई थी, वैशाली में। अध्यक्ष कौन थे, सभाकामी। और किसके समय हुई थी, कालाशोक। ठीक है। तीसरी कहां हुई थी, बौद्ध संगीत थी, पाटलिपुत्र में। ठीक है। और तीसरी में थे भाई अशोक। ठीक है। और चौथी कहां हुई थी, कुंडलवन, जम्मू एंड कश्मीर। और वसुमित्र उसके अध्यक्ष थे, वसुमित्र उसके अध्यक्ष थे। और उसके बाद ही, चौथी संगीत के बाद ही ये जो बौद्ध धर्म था वो हीनयान और महायान में बटा था। तो कुंडलवन कहां था, कश्मीर में। आज हम लोगों का टॉपिक है भाई अशोक। ठीक है। अशोक, अब देखो अशोक के बाद सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अशोक का नाम पुराणों में क्या मिलता है। अशोक का नाम पुराणों में क्या मिलता है, तो पुराणों में अशोक का नाम मिलता है भाई अशोक वर्धन। अशोक वर्धन। दूसरा क्वेश्चन आता है कि अशोक किस शासक ने शिलालेखों की खोज की थी। तो अशोक था जिसने क्या क्या शिलालेखों की खोज की थी, शिलालेखों का आविष्कार किया। खोज तो यार दूसरे ने की थी, शिलालेखों का आविष्कार या प्रचलन किया। ठीक है। कितने शिलालेख निकले थे अशोक के, तो 14 शिलालेख। 14 शिलालेख थे। तब देखो कल हमने आपको इतना बताया था कि अशोक के 100 भाई थे, 99 भाई को इसने कटवा करके और वहां फेंक दिया था कुएं में, जिस कुएं का नाम अगम कुआं था। अब ये अशोक राजा का बना था, तो अशोक राजा बना 269 ईसा पूर्व। और अपने राजा बनने के 8 वर्ष बाद, अपने राजा बनने के 8 वर्ष बाद इसने कलिंग युद्ध लड़ा। मतलब 261 ईसा पूर्व में कलिंग लड़ा। ठीक है। कलिंग की राजधानी क्या थी, कलिंग की राजधानी थी भाई त्रोस्ली। कलिंग की राजधानी त्रोस्ली थी। अब कलिंग युद्ध लड़ा, और कलिंग युद्ध जब इसने देखा तो बहुत हत्याएं हुई, बहुत सारे लोग मारे गए। उसको देखकर अशोक विचलित हो गया, उसको देख करके अशोक विचलित हो गया। और ऐसा कहा जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि शिलालेखों का आविष्कार अशोक ने किया था, और 14 कुल शिलालेख थे। 1750 में टी पैनथेलर नामक व्यक्ति ने शिलालेखों की खोज की। शिलालेखों की खोज की 1750 में टी पैनथेलर ने शिलालेखों की खोज की। इसके बाद कहां खोज की थी, दिल्ली में। कहां खोज की थी, दिल्ली में। इसके बाद 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा। तो देखो इसका मतलब है 1750 में टी पैनथेलर ने दिल्ली में अशोक के शिलालेखों की खोज की थी, और 1837 में टी पैनथेलर ने इसको पढ़ा था। इसका मतलब है 87 साल तक जो खोज हुई थी शिलालेखों की, उसको पढ़ने वाला भी कोई नहीं था। ठीक है। 87 साल के बाद जेम्स प्रिंसेप एक व्यक्ति था जिसने इन शिलालेखों को पढ़ा। अब देखो क्या क्या जो 14 शिलालेख हैं उसमें क्या क्या बताया गया है। जो दूसरा शिलालेख, दूसरे शिलालेख में अशोक ने निःशुल्क चिकित्सा,
अशोक ने निःशुल्क चिकित्सा की बात कही है, निःशुल्क चिकित्सा को बताया। ठीक है, देखो जो दूसरा शिलालेख है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरे शिलालेख में अशोक ने किस बारे में बताया है। तो जो दूसरा शिलालेख है, दूसरे शिलालेख में अशोक ने निःशुल्क चिकित्सा के बारे में बताया है। और वो निःशुल्क चिकित्सा किसके बारे में होगी? वो निःशुल्क चिकित्सा होगी जो हमारे पशु पक्षी हैं और जिनको भी चोट लगी है, पशु पक्षी मनुष्य जिनको भी चोट लगी है उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद इसी अभिलेख में चिकित्सा को बताया है। और इसमें क्या है भाई? चेर, चोल, पांड्य, चेर साम्राज्य, चोल साम्राज्य और पांड्य साम्राज्य, और एक है ताम्रपर्णी साम्राज्य, ताम्रपर्णी साम्राज्य, ताम्रपर्णी साम्राज्य के बारे में बताया है। देखो जो दूसरा शिलालेख है उसमें अशोक ने, दूसरे शिलालेख में अशोक ने निःशुल्क चिकित्सा के बारे में बताया है। निःशुल्क चिकित्सा मतलब चाहे वो पशु पक्षियों के को लगी हो या किसी व्यक्ति या मनुष्य को लगी हो, उसको निःशुल्क चिकित्सा देना है। इसके बारे में अशोक ने दूसरे शिलालेख में बताया है। इसके साथ साथ अशोक ने दूसरे शिलालेख में किन किन राजवंशों का वर्णन किया है? तो वो चेर राजवंश, चोल राजवंश और पांड्य राजवंश। इसके बाद एक राजवंश का मैंने आपको नाम बताया, ताम्रपर्णी राजवंश। तो ये जो ताम्रपर्णी राजवंश है ये श्रीलंका का है, श्रीलंका का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाता है कि अशोक के दूसरा शिलालेख में अशोक ने श्रीलंका के किस एक राज्य का वर्णन किया है? ठीक है, या दूसरे शिलालेख में अशोक ने किस विदेशी राजवंश का वर्णन किया है? भाई ये क्वेश्चन बहुत अच्छा याद कर लेना। ताम्रपर्णी साम्राज्य है जो श्रीलंका का है, इस और दूसरे शिलालेख में ताम्रपर्णी साम्राज्य की अशोक ने चर्चा की है जो श्रीलंका का है। तो इस तरह से चेर, चोल, पांड्य, ताम्रपर्णी साम्राज्य की चर्चा भी दूसरे शिलालेख में की गई है। इसके साथ साथ निःशुल्क चिकित्सा को भी बताया गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी अशोक के बारे में बातें हमने आपको बताई कि अशोक ने का नाम अशोक, पुराणों में क्या मिलता है? अशोक वर्धन राजा कब बना था? 269 में। कलिंग कब लड़ा? 261 में। जब कलिंग अशोक ने लड़ा था उस समय कलिंग की राजधानी क्या थी? तो त्रोसली। उसके बाद शिलालेखों का आविष्कार किसने किया? अशोक ने। कितने शिलालेख थे? 14। तो 1750 में टी पैंथेलन ने अभिलेखों की खोज की। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा। और जो दूसरा शिलालेख है, दूसरे शिलालेख में निःशुल्क चिकित्सा, चेर, चोल, पांड्य और ताम्रपर्णी साम्राज्य की बात कही गई है। ताम्रपर्णी साम्राज्य श्रीलंका से संबंधित है। तो इतने सारे फैक्ट आपको अशोक से देखने को मिले। इसके बाद दूसरे शिलालेख के बाद नंबर आता है 13वें शिलालेख का। 13वें शिलालेख का जो 13वां शिलालेख है, जो 13वां लेख है, इसमें अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। जो 13वां शिलालेख है, 13वें शिलालेख में अशोक ने किसके बारे में बताया है? कलिंग युद्ध के बारे में। सीधा क्वेश्चन ये पूछा था कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बारे में किस शिलालेख में वर्णन किया है? तो वो 13वां शिलालेख हो गया। ठीक है, 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध। इसके बाद आता है कि अशोक का नाम अशोक किन शिलालेखों में मिलता है? तो भाई एक तो आप याद रखना मास्की, जो नॉर्मल सबको पता है, मास्की, गुर्जरा, ये सब सारे बच्चों को ये पता होगा कि मास्की और गुर्जरा। इसके साथ साथ दो शिलालेख और हैं। इसके साथ साथ दो शिलालेख कौन से हैं? एक है नेप्टूर और एक इसके बाद है उद्गोलम।
मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उद्गोलम, ये 4 शिलालेख हैं जिसमें अशोक का नाम लिया गया है, नाम लिखा है, जिसमें अशोक का नाम लिखा है। ठीक है, तो मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उद्गोलम ये ऐसे शिलालेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक लिखा है। ठीक है, एक शिलालेख और आता है रुम्मनदेही। रुम्मनदेही, देखो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटा शिलालेख कौन सा है, तो रानी का शिलालेख। रानी का शिलालेख सबसे छोटा शिलालेख है। रुम्मनदेही अभिलेख, रुम्मनदेही अभिलेख में ये प्रमाण मिलता है कि अशोक ने बलि प्रथा को खत्म किया। बलि प्रथा को समाप्त किया। बलि प्रथा को समाप्त किया। और दूसरा फैक्ट ये निकल के आता है, बलि प्रथा को समाप्त किया और जो कृषि का कर था, कृषि कर को 1/6 से 1/8 कर दिया। ठीक है, तो जो रुम्मनदेही अभिलेख है इसमें नर बलि प्रथा को खत्म किया गया है और बलि प्रथा को खत्म करने के साथ साथ कृषि का जो टैक्स था उसको 1/6 से 1/8 कर दिया गया है। मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उद्गोलम, मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उद्गोलम, इसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। 13वें अभिलेख में अशोक ने शिलालेखों का वर्णन किया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके बाद अशोक के जितने भी शिलालेख हैं, अशोक के जितने भी शिलालेख हैं, शिलालेखों की भाषा प्राकृत, शिलालेखों की भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी है। लिपि ब्राह्मी है। ठीक है, जो 14 शिलालेख हैं, जो जितने भी शिलालेख मिले हैं छोटे से लगा के बड़े तक, उनकी भाषा प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है। लेकिन कुछ शिलालेख ऐसे हैं जिनमें खरोष्ठी, अरमाइक, शेरकुना वगैरह बहुत सारी ऐसी लिपि हैं जिनका प्रचलन देखने को मिलता है। तो वो ऐसे कौन कौन से शिलालेख हैं जिनमें प्राकृत और ब्राह्मी के अलावा कोई दूसरी लिपि और भाषा मिलती है, वो हम लोग याद कर लें। तो उसके बाद जितने भी शिलालेख बचेंगे सबकी भाषा प्राकृत और ब्राह्मी होगी। ठीक है, तो सबसे पहला आता है शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी मानसेहर, शाहबाजगढ़ी मानसेहर की लिपि खरोष्ठी है। की लिपि कैसी थी? खरोष्ठी थी। इसके बाद यह शाहबाजगढ़ी और मानसेहर की लिपि खरोष्ठी थी। तक्षशिला, इसके बाद क्वेश्चन फैक्ट है, तक्षशिला, तक्षशिला के बाद लघमान, तक्षशिला के बाद लघमान, तक्षशिला और लघमान में अरामेइक, अरामेइक लिपि है। लघमान में अरामेइक लिपि है। एक अभिलेख शेरकुना के पास है, शेरकुना अभिलेख। शेरकुना अभिलेख में शेरकुना अभिलेख मतलब जो शिलालेख है ये द्विभाषित है, द्विभाषित अभिलेख है। ठीक है, द्विभाषित अभिलेख है। अब देखो, अब जो अशोक के शिलालेख थे 14 शिलालेखों में सबकी अधिकतर की लिपि ब्राह्मी और भाषा प्राकृत थी, लेकिन शाहबाजगढ़ी मानसेहर की लिपि खरोष्ठी, तक्षशिला और लघमान की लिपि अरामेइक और शेरकुना की लिपि द्विभाषी थी। ठीक है, इसके बाद
जो मौर्यकालीन अधिकारी थे, मौर्यकालीन जो अधिकारी थे उनको अधिकारियों को महामात्य कहते थे। क्या कहते थे भाई? महामात्य। अधिकारियों को महामात्य कहा जाता था। अधिकारियों को महामात्य कहा जाता था। इनकी संख्या 18 थी। इनकी संख्या कितनी थी? 18। ठीक है। इसके बाद इसी आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। तो अधिकारियों की संख्या 18 थी और अधिकारियों को महामात्य कहा जाता था। शिलालेखों की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। शाहबाजगढ़ी मान शेर की लिपि खरोष्टी, तक्षशिला लघुमान में आर्मेय लिपि और शेरकुना विलेख एक द्विभाषित था। तो सीधा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अशोक का ऐसा विलेख जो द्विभाषित है, तो शेरकुना विलेख द्विभाषित है। इसके बाद देखो, इसके बाद मौर्य साम्राज्य में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है सुदर्शन झील का। सुदर्शन झील से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सुदर्शन झील का निर्माण किस राजा के समय हुआ था? तो आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें हेडिंग डालो एक, सुदर्शन झील। ठीक है। देखो, इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ। एक सौराष्ट्र के राज्यपाल थे। सौराष्ट्र के राज्यपाल थे पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्यगुप्त, सौराष्ट्र के जो राज्यपाल थे उनका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। उनका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। सौराष्ट्र के राज्यपाल थे पुष्यगुप्त वैश्य ने इसको बनवाया। ठीक है। सौराष्ट्र के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने इसको बनवाया। इसके बाद इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसका पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो सौराष्ट्र के ही राज्यपाल, सौराष्ट्र के ही राज्यपाल तुषास्प ने इसका जीर्णोद्धार कराया। जीर्णोद्धार कराया हुआ, इससे नहर निकाली। तो भाई सुदर्शन झील के बारे में इतनी बातें आपको याद रखना है। सुदर्शन झील का निर्माण किसके समय में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। किसने करवाया था? तो सौराष्ट्र का एक राज्यपाल था पुष्यगुप्त वैश्य ने निर्माण कराया था। और सौराष्ट्र के ही एक और राज्यपाल थे तुषास्प ने इसका जीर्णोद्धार कराया और जीर्णोद्धार कराने के बाद इसमें नहरें निकाली। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सुदर्शन झील का निर्माण किस साम्राज्य के समय हुआ था? सुदर्शन झील का निर्माण किस साम्राज्य के समय हुआ था? तो आपका आंसर होगा मौर्य साम्राज्य। और अगर पूछा जाए मौर्य साम्राज्य में उस समय गद्दी पर कौन बैठा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य उस समय गद्दी पर बैठा था। और कहां के राज्यपाल ने इसका निर्माण कराया था? तो सौराष्ट्र के राज्यपाल। ठीक है। नाम पुष्यगुप्त वैश्य। और ये इन्होंने तो निर्माण कराया था, उसके बाद जीर्णोद्धार किसने कराया? तो सौराष्ट्र का एक राज्यपाल था जिसका नाम था तुषास्प। सौराष्ट्र का एक राज्यपाल था जिसका नाम था तुषास्प। तुषास्प ने इसका जीर्णोद्धार कराया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अशोक के बाद शुरू होता है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल, जितने फैक्ट हमने अशोक से बताए थे लगभग उतने फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। मौर्योत्तर काल शुरू होता है हमारे इंडो ग्रीक, शक,
इंडो ग्रीक के बाद शक के बाद आंध्र, सातवाहन, कुषाण, पल्लव, ये जो राजवंश है ये मौर्योत्तर काल में आए। मौर्योत्तर काल में इनका जो उद्धार हुआ, मतलब ये फले फूले। देखो इसके बाद पहला, इसमें मौर्योत्तर काल में पहला आता है हिंद यूनानी। इनके बारे में छोटी छोटी चीजें हम लोग को थोड़ी थोड़ी पढ़नी है। हिंद यूनानी, सबसे पहला क्वेश्चन हिंद यूनानी का जो था इंडो ग्रीक, इनको लोग इंडो ग्रीक बोलते थे। इसका शासक पहला कौन था? तो मिनांडर। मिनांडर, ठीक है। इसको मिलिंद भी कहा जाता है। मिलिंद बौद्ध ग्रंथ में कहा गया। वैसे इसका नाम था मिनांडर, इसको मिलिंद बौद्ध ग्रंथ में कहा गया। इसका एक था मिलिंद पाहु, मिलिंद पाहु ग्रंथ। मिलिंद पाहु ग्रंथ में मिनांडर व नागसेन, सॉरी मिनांडर व नागार्जुन, मिनांडर व नागार्जुन के संवाद है, ठीक है। जो इसका मिनांडर था, तो मिनांडर में मिलिंद पाहु में मिनांडर और नागसेन, मिनांडर और नागसेन। नागार्जुन तो कनिष्क के दरबार में थे, नागार्जुन है ना, और चरक। तो देखो जो इंडो ग्रीक थे इन्होंने क्या सोने के सिक्के चलवाए, सोने के सिक्के। तो सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में किसने चलवाए थे? हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक ने। याद रखना, सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में किसने चलवाए? तो हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक ने, हिंद यूनानी ने। इंडो ग्रीक का शासक कौन था? मिनांडर, इसने स्थापना की थी। मिनांडर को बौद्ध ग्रंथ में मिलिंद कहा जाता है ना। मिलिंद पाहु एक ग्रंथ है जिसमें मिनांडर और नागसेन, याद रखना, मिनांडर और गुरु नागसेन का वर्णन मिलता है। अभी जो हमने आपको नागार्जुन इसमें लिखा था, तो वो नागार्जुन, इसके बाद कुषाण वंश आएगा। कुषाण वंश में नागार्जुन, चरक, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक, अश्वघोष और वसुमित्र, ये सारे कवि हमारे मिलेंगे कनिष्क के दरबार में, कनिष्क। लेकिन जो मिलिंद पाहु ग्रंथ है उसमें मिनांडर और नागसेन के संवाद का उल्लेख है, ठीक है। और इन हिंद यूनानियों ने सोने के सिक्के चलवाए। तीन चीजें आपको इंडो ग्रीक से याद रखनी है। मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है सोने के सिक्के वाला, उसके बाद मिनांडर और ये वाला, है ना, मिनांडर और नागसेन के संवाद, मिलिंद पाहु, ठीक है। तो मिलिंद पाहु में किसके संवाद है भाई? मिनांडर और नागसेन के। इसके बाद आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश, कुषाण वंश का संस्थापक था वो जो कुजुल कटफिसेस। जो कुषाण वंश का संस्थापक था वो कुजुल कटफिसेस, ठीक है, कुजुल कटफिसेस। उसके बाद इन्होंने भी सोने के सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्के शुरू किए, ठीक है। इन्होंने भी, लेकिन इनके जो सोने के सिक्के थे वो इंडो ग्रीक की तुलना में कम अच्छे थे, ठीक है। इसका एक प्रतापी राजा कनिष्क, कनिष्क सबसे प्रतापी राजा था। इसने 78 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। शक संवत चलाया और कनिष्क के दरबार में चरक, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, अश्वघोष, नागार्जुन और वसुमित्र थे, ठीक है। तो कनिष्क के दरबार में चरक, अश्वघोष, नागार्जुन और वसुमित्र थे।
कनिष्क सबसे प्रतापी राजा कनिष्क किस वंश से संबंधित था? कुषाण वंश से। 78 ईस्वी में इसने शक संवत चलाया। सोने के सिक्के भी इन्होंने थोड़े बहुत चलवाए थे। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था भाई? कुजुल कड़फिसेस। ठीक है, तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था। कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कनिष्क था। और कुषाण वंश में जो कनिष्क के दरबार में कौन कौन थे? चरक, वसुमित्र, अश्वघोष, है ना, और नागार्जुन। इसके बाद आता है भाई सातवाहन। सातवाहन, ठीक है, सातवाहन, इससे क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। जो सातवाहन राजवंश था, सातवाहन का संस्थापक था शिमुख। राजधानी इनकी क्या कहां थी भाई? प्रतिष्ठान। वर्तमान में महाराष्ट्र साइड में पड़ता है। इन्होंने चांदी, तांबा, पीतल, पोटीन के सिक्के चलवाए। चांदी, तांबा, पीतल और पोटीन के सिक्के चलवाए। इसमें एक शासक था रुद्रदमन। रुद्रदमन, ठीक है, रुद्रदमन का एक मंत्री था सुविश्वास, है ना, सुविखास, है ना, सुविश्वास। रुद्रदमन का एक मंत्री था सुविश्वास, ऐसे ही नाम था इसका कुछ। तो इसका एक था सुविशाख। रुद्रदमन का मंत्री सुविखास, सुविशाख, सुविशाख। रुद्रदमन का मंत्री सुविशाख ने, रुद्रदमन के मंत्री सुविशाख ने सुदर्शन झील, देखो फैक्ट याद रखना, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। सुदर्शन झील का क्या कराया था? पुनरुद्धार कराया था रुद्रदमन के मंत्री सुविशास ने। सुविशास ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। ठीक है, इसका मतलब जो तुषास्प था, सौराष्ट्र का राज्यपाल तुषास्प था, तो तुषास्प ने रुद्रदमन के समय सुविखास के मंत्री के साथ मिलकर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। ये ठीक है। और सुदर्शन झील बनवाई किसने थी भाई? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यमित्र वैश्य ने, पुष्यमित्र वैश्य ने इसको बनवाया था। इसके बाद रुद्रदमन का प्रथम संस्कृत अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख, बहुत पूछा जाता भाई, जूनागढ़ अभिलेख बनवाया। ठीक है, और इस वंश के एक शासक रुद्रदमन ने संस्कृत का पहला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख बनवाया था। तो इस सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का प्रथम संस्कृत अभिलेख कौन सा है? तो जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदमन से, रुद्रदमन से संबंधित है। और रुद्रदमन किस वंश से आता है? सातवाहन वंश से। ठीक है, सातवाहन वंश से ये आता है। अब इसके बाद लास्ट फैक्ट आता है शुंग वंश। शुंग वंश, शुंग वंश आता है, शुंग वंश। अब देखो, मौर्यों के पश्चात शुंग वंश की स्थापना हुई थी, है ना। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की, पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की। ये पतंजलि के समकालीन थे, ये पतंजलि के समकालीन थे। ठीक है, ये पतंजलि के समकालीन थे। एक था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस एक यात्री था। हेलियोडोरस पुष्यमित्र के समय आया।
पुष्यमित्र के समय आया हेलियोडोरस। हेलियोडोरस पुष्यमित्र के समय आया था यमन से, ठीक है। हेलियोडोरस एक यमन का यात्री था जो पुष्यमित्र शुंग के समय में आया था, ठीक है। तो यहां से शुंग वंश भी खत्म हो गया। तो इस तरह से आपके ये मौर्य और मौर्योत्तर सारे खत्म हो जाते हैं ना। अब इसका हमें जल्दी फैक्ट इसके पढ़ लेते हैं। देखो, मौर्योत्तर काल में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा है हिंद यूनानी। हिंद यूनानी ने क्या किया था? सोने के सिक्के चलवाए थे और हिंद यूनानी का संस्थापक था मिलिंद, है ना। मिनांडर इसका संस्थापक था, लेकिन बौद्ध ग्रंथों में इसको मिलिंद कहा गया। इसका एक ग्रंथ था मिलिंद पाहु में मिनांडर और नागसेन के संवाद मिलते हैं। हिंद यूनानी के बाद आपके आते हैं कुषाण वंश का संस्थापक कुजुलकड था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया और कनिष्क के दरबार में चरक, अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र जैसे विद्वान उपस्थित थे। इन्होंने सोने के सिक्के भी चलवाए थे। कुषाण वंश के बाद आता है सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो शिमूक था। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान वर्तमान में महाराष्ट्र है। चांदी, तांबा, पीतल और पोटीन, याद रखना, चांदी, तांबा, पीतल और पोटीन के सिक्के सातवाहनों ने चलवाए थे। और सोने के सिक्के किसने चलवाए थे भाई? तो सोने के सिक्के चलवाए थे हिंद यूनानी ने। तो सातवाहन में एक रुद्रदमन राजा था। रुद्रदमन ने ही प्रथम संस्कृत अभिलेख बनवाया था जूनागढ़ में, है ना। जो प्रथम संस्कृत अभिलेख था और वो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख प्रचलित हुआ आगे चलकर। रुद्रदमन का एक मंत्री था सुविखास के समय में ही सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। सुदर्शन झील का कॉन्सेप्ट हमने आपको मौर्य साम्राज्य में बता दिया था कि सुदर्शन झील की जो स्थापना थी वो सौराष्ट्र के राज्यपाल थे पुष्यमित्र वैश्य ने करवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और एक दूसरा था राज्यपाल था तुषास्त्र ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। रुद्रदमन का मंत्री सुविखास ने भी इसका जीर्णोद्धार कराया था सुदर्शन झील का। इसके बाद हमारा आता है शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी और ये पतंजलि के समकालीन थे। हेलियो एक शासक था, यमन राजदूत था हेलियोडोरस, जो शुंग के समय में भारत आया। तो आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना